डॉक्टर साहब ये आज हमारी आखिरी इफ्तारी है। आज आखिरी इफ्तारी है और जो है हमें कुछ चीज़ें बताएं अपने बारे में कि आपने जो FD2 टाइप पर ली, जो इससे पिछले व्लॉग में हमने उसकी वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, तो वो आपने परचेज़ करने का कैसे डिसीजन लिया था? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में वो तो एक मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी ही थी, जो कि असल में मुल्क में इस वक्त सिर्फ 3 गाड़ियाँ हैं जो कि कंप्लीट FD2 आ रहे हैं। वो एक बाय चांस ही एक दोस्त थे, वो UK गए हुए थे। उनको पहले एक टाइम पे मैंने अपनी 2000 सिविक EK जो है वो सेल की थी, आज से 5-6 साल पहले। उनके पास थी ये गाड़ी, वो UK में था लड़का, वो उसकी शादी कहीं हो रही थी बाय चांस। मेरे पास थी उस वक्त सादा रिबॉन स्टॉक इंजन वाली, तो जेनवन इंजन पे। अब शौक क्योंकि रूज पे था, तो वो गाड़ी उस वक्त मुझे कॉस्ट कर रही थी अराउंड 21-22, यानी कि उसकी मुझे प्राइस इतनी पड़ रही थी। वो बाहर से सारी FD2R बनी हुई थी, अंदर से इंजन उसका स्टॉक था। तो मुझे कहा गया कि या तो इंजन इसमें डाल लो, ये गाड़ी बदल लो। अब इंजन उसमें डालने में 10 लाख रुपया सिर्फ सादा इंजन डल रहा था, जिसमें बहुत सारा सामान देसी होना था, यानी कि यूज्ड होना था, और अच्छा ब्रांडेड सामान नहीं होना था। चाइनीज़ चीज़ें भी हो सकती थी कुछ। 10 लाख उस तरह लग रहा था। तो जितने पैसों में मतलब वो गाड़ी तैयार होनी थी, वो भी इस लेवल की नहीं होनी थी। मुझे उतना में ही मुझे बेहतर यही नज़र आया कि मैं बदल लूँ गाड़ी, और इट वाज अ बेटर डिसीजन मेरे ख्याल से। आजकल जो बेसिकली मार्केट के हालात हैं, इंजन के पार्ट्स और लेबर का महंगा होना, मेरा चूँकि मसरूफियत इस तरह की है कि हर सारा दिन नहीं दिया जाता। हाँ, जो सारा दिन दे सकता है, जिसके पास टाइम है, वो तो इंजन खुद डालने की तरद्दुद करे। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि मैं इंजन खुद डालता, क्योंकि मेरे पास एक तो ना टाइम था, और ऊपर से चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं टाइम के साथ साथ। तो मेरा तो डिसीजन मेकिंग में सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि दोनों ऑप्शंस मौजूद होने के बावजूद मैंने ये डिसाइड किया कि इंजन खुद ना डाला जाए और एक डली डलाई गाड़ी ले ली जाए जिसमें इंजन डला हुआ हो। अच्छा, जो वर्कशॉप कौन सी इस लाहौर में जो इंजन जो है सॉप कर सकती हैं, आपकी गाड़ी को अच्छा मॉडिफाई कर सकती हैं और अच्छा ट्यून और अच्छा पेंट कर सकती हैं, जहाँ से कस्टमर 100% सेटिस्फाई हो सकते हैं? यार वर्कशॉप्स मल्टीपल हैं, और डिपेंड्स ऑन योर बजट एंड योर मतलब कि किस बंदे से आपका ज़हन मैच हो जाए। क्योंकि वर्कशॉप में सिर्फ पैसे दे के काम नहीं होता, वो आपका अगले बंदे के साथ ज़हन मैच नहीं होगा, वो आपका काम कभी नहीं करके देंगे सही। तो एक वर्कशॉप में मल्टीपल जगह हैं, जो कि जिनमें से अब फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली खान क्रू से काम कराता हूँ मैं, और मुझे वहाँ जाते हुए कम से कम भी कुछ 13 साल हो गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो सबसे फेमस इस वक्त इंस्टा पे हैं, जो मिडिल एज आदमी है, बेसिकली अमीर आदमी कह सकते हैं, लड़के तो नहीं हैं, टीम 99 ब्रिंगेट वाले जिनकी जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ तैयार कराते हैं, उन्होंने वो कहाँ से तैयार करवाई हुई? उनकी गाड़ी बहुत अच्छी तैयार हुई। उनकी गाड़ियाँ खान क्रू पे ही तैयार हुई हैं सारी। हाँ, और जो सामान सारा डला है वो खान क्रू वाला तो नहीं है? क्या होगा खान क्रू वाला? उनका ब्रांडेड सामान है। आप खान क्रू पे जाके अभी पैसे तो आपको ब्रांड न्यू सामान मिलेगा। असल में लोग ये बड़ा गलत करते हैं कि ना, अब कस्टमर जो है वो जितना खर्चा करेगा उसको उतना चीज़ ही मिलेगी ना। अब खर्चा किए बगैर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको ब्रांडेड सामान मिले? अब आपने मतलब देसी सामान लगा के गाड़ी तैयार करवाई है, तो इसमें वर्कशॉप का तो वो नहीं है ना कि वो वर्कशॉप की गाड़ी है, तो वो वर्कशॉप के इसमें क्या वो अमल दखल है? वो तो कस्टमर की कैपेसिटी के ऊपर है। सामान कैसे मंगवाते हैं वो? सामान इंपोर्ट होता है, आप ऑर्डर करते हो ऑनलाइन, और अब वो अब आपके ऊपर, आपका कोई जानने वाला आ जा रहा हो तो वो आप उनके हाथ से मंगवा लो, अगर वो इतनी चीज़ है जो कि बाय हैंड कैरी हो सकती है। वरना आप जिस तरह छोटी थ्रॉटल बॉडी होगी, शिफ्टर हो गया, लाइटें हो गई, मतलब इस तरह की चीज़ आप अपने किसी दोस्त यार को कह सकते हो कि लेते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि आपकी गाड़ी में अगर हमने सिक्वेंशियल गियर लगाना है तो फिर कितना खर्चा आएगा, और सिक्वेंशियल गियर का फ़ायदा क्या है? सिक्वेंशियल गियर असल में
सबसे पहली चीज़ तो ये समझना ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रीट यूज़ की चीज़ नहीं है। वो अभी जिस तरह हम अभी गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी में आवाज़ आएगी शां शां करके, वो एक रेस ओनली एप्लीकेशन की चीज़ है, लेकिन उसको स्ट्रीट में चलाया जा सकता है अगर आप शौकीन ज़्यादा हो। 35 से 40 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं और वो जाते 1.5 करोड़ तक हैं। मतलब जो ये पाकिस्तान की एक्स फास्टेस्ट GTR में गियर डाला था वो $44,000 का है। आप खुद ही अंदाज़ा कर लो कि ये कितने पैसे बनते हैं। मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ रुपया बनता है। अच्छा, जिन लोगों का अगला सवाल है वो ये है कि जब आपकी कार, जो आपकी गाड़ी है वो 200 या 250 हॉर्स पावर पे है इस वक्त, तो वो कितनी एवरेज देगी रश में खड़े हुए बगैर, अगर चल रही है 40 या 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तब कितनी देगी? यार मुझे पर्सनली गाड़ी ने 12-13 की एवरेज मैंने एक्सपीरियंस की है अपनी गाड़ी पे। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ी सी बदतमीजी वाली ड्राइविंग भी है और इसमें नॉर्मल ड्राइविंग भी है, हल्का पैर भी है। तो डिपेंड करता है कि आपका पैर किस तरह के। आप चाहो तो अच्छी भी निकाल सकते हो, चाहो तो यही गाड़ी आपको 2-3 की एवरेज भी निकाल के दे सकती है। और जो शॉर्ट रेशो गियर है उसका क्या फ़ायदा होता यार है? शॉर्ट रेशो गियर का बेसिकली होता है कि आपके ये बेसिकली जो गियर और डिफरेंशियल के दांत होते हैं, बेसिकली टीथ, लेमन टर्म में आप यहाँ देसी गियरों वाले के पास जाओगे तो वो ना आपको गियर रेशियोज चेंज करके दे देते हैं पुरानी जीपों में डिफरेंशियल के ज़रिए। दंदे होते हैं, दंदों के यानी कि इंजन की साइड के दंदे और जो गियर की साइड के दंदे हैं उनके नंबर चेंज करके इंजन जिस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, आपका व्हील किस स्पीड पे रोटेट करेगा, वो उस चीज़ को डिटरमिन करता है गियर रेशियो। ठीक है कि यानी कि जिस तरह मेरी गाड़ी दूसरे गियर में 80 तक जाके दूसरा गियर मेरा ख़त्म हो जाता है 80-85 पे जाके। अब वही जो उससे ज़रा लंबा गियर है यूरो आर वाला, वो 90-95 पे जाके या 100 पे जाके ख़त्म होगा। उससे लंबा गियर जो टाइप एस वाला है AST5, वो उससे भी ऊपर वाली स्पीड पे जाके होगा। यानी कि एक ख़ास RPM पे आपके स्पीडोमीटर पे कितनी स्पीड आएगी, गियर रेशियो ये डिटरमिन करता है। अब फॉर एग्जांपल एक शॉर्ट ट्रैक है, उसमें मेरी गाड़ी पावर बैंड में रहे तो ज़्यादा RPM थोड़ी स्पीड पे रहेगा तो मैं फ़ायदे में हूँ। लेकिन जहाँ पे मैंने टॉप स्पीड चाहिए, मुझे चाहिए गाड़ी 250-300 जाए, वहाँ पे मेरा तो गियर 260 पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो तो रेशियो बहुत शॉर्ट है। वहाँ पे मुझे लंबे गियर चाहिए। अब वो आपके सेटअप के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी पावर कितने RPM पे जाके आ रही है। क्योंकि मेरा VTEC खुलता है 5500 पे, तो नहीं ये 33,000 to 5500 पे क्यों? नॉर्मली 3000 पे नहीं, 3000 पे नहीं खुलता VTEC। स्टॉक VTEC जो है वो 6000 RPM के अराउंड खुलता है, 6500। अच्छा। वो फिर हम उसको ट्यूनिंग के जरिए नीचे लेके आते हैं उसकी VTEC एंगेजमेंट के पॉइंट को, जो कि अब कोई ज़्यादा हैवी सेटअप वाले K-Pro वगैरह लगा होता है जिनको, वो 4000 RPM पे भी उनका VTEC खुलता है। लेकिन हमने क्योंकि डेली भी चलानी है गाड़ी, तो मेरा अराउंड 5000, मेरे 5500 के अराउंड खुलता है, 5000 मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मल सिविक है उसका 6000 RPM पे। हाँ, मेरे ख्याल से 6500 होता है, मैं चेक करके बता सकता हूँ। 3000 पे नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। अब वो R18 वाली सादा रिबॉन जो है ना, उसके 2 VTEC होते हैं। वो VTEC होते हैं इकोनॉमी वाले। अब ये VTEC जो है, ये तो एक्चुअल VTEC है ना, जिसके अंदर एग्जॉस्ट कैम के अंदर भी चेंज होता है कैरेक्टर। वो होते हैं इकोनॉमी वाले, एक 2500 पे खुलता है, एक 5000 पे खुलता है, जो रीबॉर्न का होता है और रीबर्थ का होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो होंडा का 5 या 10 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है ग्लोबली, तो आपके ख्याल से क्यों लॉस हुआ है? हमें कुछ समझ नहीं आती कि वो गाड़ी भी ठीक बनाते हैं, रिलायबिलिटी में भी दुनिया में तीसरे नंबर पे, यार आप भी लॉस क्यों? आप जिंदगी में एक उसूल देख लो, आप वक्त के साथ मूव नहीं करोगे, दुनिया आपको ख़त्म कर देगी। आप चाह रहे हैं कि हाइब्रिड करते हैं सारी गाड़ी? यार या तो वो समय इस वक्त ना बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ एंथुजियस्ट गाड़ियाँ जो कि सिविक टाइप R वगैरह बना रहे हैं, या तो उसको अच्छी तरह परस्यू करें, कोई NA गाड़ी S2000 वापस लेके आए, कोई मतलब या तो कम्प्लीटली उस तरफ जाएं, फिलॉसफी एक को फॉलो करें, या वो कम्प्लीटली ये हाइब्रिड उस चक्कर में जाएं। अब हाइब्रिड में अब आवाम जो है EV से मूव अवे कर रही है। सारी दुनिया में EV गाड़ी की मार्केट जो है वो, आप देख सकते हैं, शौक का कोई मूल नहीं। जी तो सुनाओ। एक बड़ी खूबसूरत रिबर्थ
पिछली किट मुझे नहीं पसंद आई, आवाज लेकिन आ रही रिम टायर है, अच्छे मैं हैं। गड्डी चला रहा वहाँ ये चलान मुझे हो लग गया रहा है जैसे तुसी ये सस्पेंशन 2 पे है गाड़ी। मिनट रुक जाओ बस। हाँ हाँ माशाल्लाह। हाँ हाँ। हाँ तो होंडा का बेसिकली ये इशू चल रहा है। नहीं, दूसरी चीज़ है कि क्या उनकी जो इस वक्त RS है, हम्म। RS टर्बो जो है या टाइप R है, क्या लोग वो गाड़ी को पसंद नहीं कर रहे जो 2026 पसंद मॉडल? जो 2026 FL5 टाइप आर है वो $86,000 की है। $86,000 बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, लेकिन अवाम ले रही है, अवाम उसके स्टिकर प्राइस से ऊपर पैसे दे रही है उस गाड़ी के लिए। तो अब मसला ये है कि वो गाड़ी एक अफोर्डेबल ब्रैकेट से निकल गई है। होंडा का शुरू से जो था वो ये था, क्या कहते हैं उसको, अफोर्डेबल और कि reliable? अफोर्डेबल चीज़ रहते हुए आपको हायर रिलायबिलिटी मिल रही है। इस वक्त अफोर्डेबल रहा नहीं है ना। $85,000 की टाइप आर तो एक खिलौना है ना, एक मतलब एक शौकीन बंदे की चीज़ है जो आम कंज्यूमर के लिए नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान में होंडा क्यों नहीं सेल हो रही, क्या वजह है? क्या लोग पाकिस्तान में इसलिए सेल नहीं हो रही क्योंकि उस प्राइस ब्रैकेट में आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। सिविक RS 1,05,00,000 की है मेरे ख्याल से, नई वाली फेस लिफ्ट जिसको किया है, बरगंडी इंटीरियर दिया है। मसला ये कि अब 1 करोड़ रुपए में इलेंट्रा हाइब्रिड आ रही है, 30 की एवरेज वो गाड़ी करती है। आपके पास हैवल जोलियन है, आपके पास हैवल वो 1.5 टर्बो है। मतलब आपके नॉर्मल कंज्यूमर के नज़दीक एक RS सिविक नहीं उतनी वर्थ करती। वो जिस तरह मैं शौकीन हूँ और कुछ लोग शौकीन हैं, वो अभी भी ले रहे हैं। मैंने कल परसों देखी, एक बंदे ने ली RS टर्बो, लेकिन वही बात है ना कि वो टू द मैसेज अब अपील नहीं करती। चलें, बाकी अगली वीडियो में आपके साथ और सवालात और जवाबात के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।